हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, इट इज़ अ हाईली सोफिस्टिकेटेड एक्ट टू कवर अप और camouflage the identity or the origin of illegally obtained earnings so that they are appear to be derived from the lawful sources। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? ये एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड एक्ट है। अब यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज हुआ है बिकॉज गरीब बंदा ना या नॉर मतलब कि वो तो ये काम नहीं करेगा कि जैसे कि एक्चुअल में ब्लैक मनी होती है। आपने एक लैंड का आपने सेल किया, ठीक है। उस लैंड में आपको कुछ पोर्शन ब्लैक मनी में आएगा, कुछ पोर्शन वाइट मनी में आएगा। जो तो वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जो रेट होगा वो तो आपका वाइट मनी में आ जाएगा, लेकिन जो जो आप ऊपर से लेते हो कि नहीं गवर्नमेंट के में इतना है लेकिन वैसे ये हम यहाँ पर ये रेट चल रहा है, तो उसके हिसाब से जो डिफरेंस होगा प्राइस में वो आपका ब्लैक मनी होता है। अब आपको जो ब्लैक मनी है उसको कवर अप करना है, उसको कॉमफ्लेज करना है इस तरह कि ऐसे लगे कि ये तो लॉफुल सोर्सेज से ही आया है, हमने कुछ इलीगल कुछ गलत काम नहीं किया। मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग एक वो चीज है जब आप कवर अप करते हो आपकी ब्लैक मनी जो आई होती है, जो ऑब्टेन करते हो आप, कि उसको आप इस तरह दिखाते हो, इस तरह आप उसको यूज करते हो और शो करते हो कि भाई ये आपकी सही और लॉफुल सोर्सेज से आई हुई है। It is the process by which the illegal funds and the assets are converted into the legitimate funds and assets। ये वो प्रोसेस है जिसमें कि जो इलीगल फंड्स हैं, एसेट्स हैं, जिनको कि हम कन्वर्ट कर देते हैं लेगिटिमेट मतलब लीगल फंड्स और एसेट्स में। इन अदर वर्ड्स इट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ब्लैक मनी ऑफ अ पर्सन इन अ लीगल और अ white money। It is the process used by the criminals to wash their tainted money to make it clean। अब ये क्रिमिनल्स डजंट मीन खूनी को ही बोलते हैं। क्रिमिनल्स मतलब जिसने कोई भी क्राइम किया है, तो ये बेसिकली जो उनके टेंटेड मनी है, जिस मनी पर दाग लगे हुए हैं कि ये मनी आप मतलब कि आपकी ब्लैक है, तो आप उसको उसको आप वाइट मनी के तौर पर यूज करो, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि आप उस टेंटेड मनी को क्लीन बना सकते हो, ठीक है ना। मतलब कि जो उसके उस पे जो दाग लगे हैं मनी पर, जो उस पर क्वालिटी बैड का जो भी कंटेमिनेशन है, जो भी उस पर पॉल्यूशन पॉल्यूटेड मनी कह लो, आप कुछ भी कह लो, तो आप उसको साफ करके उसको वाइट मनी का करके यूज कर सकते हो। देखो इलीगल या डर्टी मनी जो है उसको लीगल और वाइट मनी को करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। अब जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो कुछ एक्ट बनता ही है। अब यहाँ पर कहते हैं जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था 2002 इज नोन टू हैव बीन लेजिस्लेटेड बेसिकली टू सबसर्व ट्विन पर्पस। फर्स्टली वो जो है ये जो एक्ट है ये लेजिस्लेटेड बेसिकली टू सबसर्व ट्विन पर्पस। ट्विन पर्पस मतलब दो पर्पसेस के लिए आया ये। एक तो प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग है हम उसको प्रिवेंट कर सके। सेकेंडली टू प्रोवाइड फॉर द कन्फिस्केशन ऑफ द प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम or involved in the money laundering and to ensure of the curbing of the tendency of committing scheduled offenses। हाँ जी, एक तो मैंने आपको बताया कि इनका पर्पस है प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग को। दूसरा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह ले ले, तो सपोज आपने ब्लैक पोर्शन में कुछ वाइट पोर्शन डाला या फिर आपने ऐसे करके कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली है, तो आप क्या करोगे? कन्फिस्केशन मीन सीज हो जाएगी जो प्रॉपर्टी आप डिराइव करते हो या इन्वॉल्व है जो मनी लॉन्ड्रिंग में, टू इंश्योर ऑफ द कर्बिंग ऑफ द टेंडेंसी ऑफ committing scheduled offenses। इसमें क्या मतलब है इस चीज का कि ताकि आप एक चेक रख सको कि क्या चीज हो रही है, क्यों आया ये एक्ट। बिकॉज जो लोग ये कर रहे थे कि ये ना करें। दूसरा जो आप इसे ड्राइव कर रहे हो प्रॉपर्टी वगैरह उसको सीज कर रहे हैं या फिर जो इन्वॉल्व है कि उसको चेक कर सके कि जो टेंडेंसी जो कमिट कर रहे हैं शेड्यूल्ड ऑफेंसेस को, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सिंगल प्रोसेस, हाउएवर इट्स साइकिल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू
थ्री डिस्टिंक्ट स्टेजेस। कहते हैं वैसे तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो एक सिंगल प्रोसेस है, लेकिन जो इसका साइकिल है ना, हम इसको 3 स्टेजेस में बांट देते हैं, ब्रोक कर देते हैं। कैसे? पहले प्लेसमेंट। अब आप जरा ध्यान से सुनो। आपने फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है ये। आपने पैसा कहीं लगाया है, तो आपने वो फाइनेंशियल सिस्टम में इंजेक्ट कर दिया। क्राइम मनी आपने जब इन्वेस्ट करी, जहां पर भी आपने खर्च करी, इन्वेस्ट करी, लगाया, उसको खर्च किया, तो आपने इंजेक्ट कर दिया है। आपने कहां पर? फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में। लेयरिंग। लेयरिंग मीन्स लितापोती, ऊपर मतलब लेयर चढ़ा रहे हो आप। अब आपने उसको क्या करोगे? आप आपने जो इंजेक्ट कर दिया मनी, उसको आप लेयर करोगे और मूव करोगे ऐसी ट्रांजैक्शंस में, डिफरेंट अकाउंट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में, ताकि वो पता ही ना चले कि ओरिजिन कहाँ से आई मनी। मनी का ओरिजिन क्या है। अब एक बात सुनो, एग्जांपल देखो। आपके पास 50 लाख रुपया आया ब्लैक मनी पे। आपने 50 लाख का 50 लाख आप बैंक में जाके तो डिपॉजिट कर नहीं सकते। आप बैंक वाले 100 सवाल पूछेंगे आपसे, ठीक है। और आपने चलो उनको कुछ भी बोलकर कैसे भी करके किया भी, नेक्स्ट डे आपके फिर इनकम टैक्स के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे? आप करोगे कि लेयरिंग। लेयरिंग में आप क्या करोगे? आप बांट दोगे। आप सोचोगे कि कुछ मैं यहाँ पर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ प्लॉट वगैरह, या फिर मैं कोई छोटी प्रॉपर्टी लेता हूँ, वहां पर कुछ ब्लैक पोर्शन डाल देता हूँ, कुछ मैं अकाउंट्स में डाल देता हूँ। फ्रेंड को बोल दूंगा, उसने कि किसी के अपने जो रिलेटिव हैं, या फिर मैंने उसको दे दिया और उससे गिफ्ट ले लिया, शो करवा दिया। या फिर मैं क्या करूंगा कि किसी को अपने फॉरेन में किसी के अकाउंट में थोड़े से पैसे डाल दिए, या फिर किसी डिफरेंट कंट्री में भेज दिए। तो आपने बांट दिए पैसे, डिस्ट्रीब्यूट इस हिसाब से स्प्रेड कर दिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन में। अब कहीं पर आपकी 2 लाख की ट्रांजेक्शन है, चाहे कहीं 4 लाख की है, कहीं 50,000 की है। तो इतनी ज्यादा वो जब बट गया है, तो आपको ट्रेस करना, आपको डिटेक्ट करना कि आपकी कहाँ से आई थी, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब अब आपने अपने रियल अपने आपके जो रिलेशन है वहां से आपने गिफ्ट ले लिया, लेकिन आपने गिफ्ट शो कर लिया, लेकिन आपने उनको पैसे दिए हैं, ठीक है। तो वो आगे उन्होंने कहीं कुछ भी इस्तेमाल किए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें देन डिफिकल्ट हो जाती हैं डिटेक्ट करना कि ओरिजिन क्या है मनी का। इंटीग्रेशन। अब फाइनल स्टेज होती है, थर्ड स्टेज। मनी एंटर हो गई है फाइनेंशियल सिस्टम में। वो इस तरह से देखो, पहले आपने मनी इंजेक्ट कर दी, आपने स्प्रेड कर दी हुई है। अब आपने जो एंटर किया है, वो जो ओरिजिनल एसोसिएशन है जो कि क्राइम के साथ, इज सॉट टू बी obliterated so that the money can be used by the offender और द पर्सन रिसीविंग एज अ क्लीन मनी। अब आपने क्या किया कि आपने जो मनी आपने एंटर की थी ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिस्टम में, वो आपने इस तरह से किया था कि जो ओरिजिनल एसोसिएशन था जहां से वो आपको हुई थी, वो तो अब वैनिश ही हो गया है। ऑब्लिटरेटेड मतलब वो तो डिस्ट्रॉयड हो गया, वाइप आउट हो गया, वो तो अब है ही नहीं। अब जो मनी है वो आप यूज कर सकते हो एज अ क्लीन मनी, ठीक है ना। अब आपने उसका, आप उसको इकट्ठी फिर ऐसे आप करके उसको यूज रिसीव कर सकते हो एज अ क्लीन मनी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ये देखिए, प्लेसमेंट, फिर लेयरिंग, फिर इंटीग्रेशन। Multiple methods through which money can be laundered and the huge profit is being made। बहुत सारे methods हैं जिससे कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है और ह्यूज प्रॉफिट्स बनाए जा सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल दिया कैश स्मगलिंग। आप लोगों ने छोटे होते फिल्मों में देखा होगा कि ड्रग स्मगलिंग का कुछ फिल्मों में दिखा रहे हैं, तो बेसिकली वो ड्रग्स इधर से उधर जा रहे हैं। कैश स्मगलिंग, जब कैश जा रहा है, मूवमेंट ऑफ कैश फ्रॉम द वन लोकेशन टू अनदर और डिपॉजिटिंग द कैश इन द स्विस बैंक अकाउंट। एक्चुअल में जो स्विस बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहां पर आप मनी डिपॉजिट करते हो, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डिटेल्स ऑफ दैट पर्सन। तो जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने कैश को स्विस बैंक अकाउंट्स में जमा कर देते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैश स्मगलिंग बोलते हो, जब आपका कैश एक लोकेशन से दूसरी जगह जाता है।
Structuring. Cash is broken into the formal receipts to buy the money orders that the smaller amounts are harder to detect. अब आपने उसको इतना broken down कर दिया है फॉर्मल चिप्स में, मनी ऑर्डर्स वगैरह में, आपने उसको इतना स्ट्रक्चर में वो छोटा छोटा कर दिया है कि वो बड़ी मुश्किल है डिटेक्ट करने में लिए, ठीक है ना। अब सपोज आपको कहीं से 1 करोड़ रुपया आया है, आपने उसको इतनी जगह पर आपने उसको लगा दिया है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो सकता, मुश्किल है, मतलब इट्स वेरी हार्ड टू डिटेक्ट। लॉन्ड्रिंग वाया रियल एस्टेट में तो लॉन्ड्रिंग का बहुत ज़्यादा एक कॉमन मेथड है ये। बिकॉज लोग क्या करते हैं कि जैसे कि किसी को, जैसे सपोज 1 करोड़ रुपया आया, वो बंदे को जो 1 करोड़ रुपया आया है, लेट सपोज 50 लाख उसको ब्लैक में आए हैं, 50 लाख उसको व्हाइट में आए हैं। तो वो बंदा क्या करेगा, जो ब्लैक पोर्शन है उसको वो आगे जो कुछ लैंड खरीद लेगा, उसमें वो जैसे कि और महंगा 1.25 करोड़ का खरीद रहा है, उसमें वो फिर वो व्हाइट पोर्शन देगा, थोड़ा वो ब्लैक पोर्शन देगा, और फिर उसको आगे हायर प्रॉफिट्स पे करके महंगा, जब उसके रेट्स बढ़ेंगे मार्केट में, फिर बेच देगा। तो बाइंग अ लैंड फॉर मनी एंड देन सेलिंग इट मेकिंग द प्रॉफिट्स लीगल। तो ताकि जो बाद में वो दिखाए कि ये जो मेरे प्रॉफिट्स हैं ये लीगल हैं, तो अच्छा वहां पे वो सर्कल रेट शो करे कि वो ये वाला सर्कल रेट है और इस पर मैंने खरीदा और इस पर फिर मैंने बेचा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि आप लैंड वगैरह बाय कर दो और फिर उसको सेल कर दो प्रॉफिट्स को लीगल बनाने के लिए। इवन कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब कि ऐसे ही दिखा देते हैं कि भई अपने रिलेटिव से या कुछ करके कि मैंने इससे ले लिया, प्रॉफिट्स हुए, फिर उनको लीगल शो करने के लिए कि इतने में बेच दिया, ठीक है ना? तो ये सब चलता है, इट इज़ अ कॉमन मेथड। स्टॉक मार्केट स्कैम्स, ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी ये चीज़ें चलती हैं। फिर बोगस कंपनीज़ क्रिएट करना। अब बोगस कंपनीज़ क्या हैं, लोग ना ऐसे ही, मतलब बोगस कंपनी मतलब जो कंपनी है ही नहीं, वैसे ही बस डॉक्यूमेंट्स में आपने क्रिएट कर दी और उस कंपनी में ना आपने प्रॉफिट्स शो कर दिए। अब आप कहोगे कि हम उसमें प्रॉफिट्स क्यों शो करेंगे? हम उसमें प्रॉफिट्स शो इसलिए करेंगे बिकॉज़ हम दिखाने के लिए कि जैसे सपोज़ मुझे इनकम तो है, मेरे पास आ रही है ब्लैक मनी, है ना? लेकिन मुझे उसको व्हाइट करने के लिए मैं शो कर रही हूँ, ये ना मेरी कंपनी है, यहाँ से मुझे ये प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होगा? मुझे एक इनकम टैक्स ही तो देना पड़ेगा, लेकिन मेरी वो जो सारी मनी है वो मेरी व्हाइट हो जाएगी। तो ये लोग ये भी कर देते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग है, ब्राइबरी, करप्शन, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, तो ये सब चीजें जो है ये इन्वॉल्व हैं, ये मल्टीपल मेथड्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, इफ लेफ्ट अनचेक्ड। अब अगर आप इनको यूं ही छोड़ दोगे तो जो मनी इन लॉन्ड्रिंग है कैन इरोड अ नेशंस इकोनॉमी बाय चेंजिंग द डिमांड फॉर कैश। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये क्या करेगी, जो हमारा हमारा जो नेशन है, जो इसकी इकोनॉमी है, ठीक है ना, इसमें जो डिमांड है कैश की वो बिल्कुल बदल जाएगी, ठीक है ना। इंटरेस्ट और जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो बहुत वॉलेटाइल हो जाएंगे। अब आप खुद सोचो, अगर हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें एक्सटॉर्शन, ये ड्रग किडनैपिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्राइबरी, करप्शन, ये बोगस कंपनीज, बहुत ज़्यादा चीज़ें ये बढ़ जाएंगी, तो क्या होगा? तो वॉलेटाइल हो जाएँगी चीज़ें, सब हर एक को चाहिए होगा, मतलब कि हर कोई पैसा माँगेगा, हर किसी की डिमांड्स होंगी कि हम जल्दी-जल्दी पैसा आए। तो वो कहीं न कहीं जो नेशन की इकोनॉमी है उसको इरोड करके बहा ले जाएगी। और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक्सचेंज रेट्स हैं, बस अब जब आप मनी की इतनी ज़्यादा डिमांड होगी तो ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट पे भी बहुत इम्पैक्ट आएगा, एक्सचेंज रेट्स पर भी बहुत इम्पैक्ट आएगा, सब वॉलेटाइल हो जाएँगे और बहुत इन्फ्लेशन हो जाएगी कंट्रीज में, जहाँ की जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं वो ऑपरेट हो जाएंगे। अब अगर खुद सोचो, अगर बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन हो जाती है, अब आप ये कोरोना में ही देख लो, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक कितने ज्यादा, मतलब कि जो लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो कि हॉकर्स थे, जिनका छोटा मोटा काम था जो छिन गया, जो नहीं काम कर पाए थे, उनको कितनी मुश्किल हो गई। तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी वो बढ़ गई, बिकॉज दे वर स्टार्विंग, उनको चाहिए था, उनको अपनी फैमिली पालनी है, तो दे वर स्टार्टिंग गेटिंग इन्वॉल्विंग इनटू द क्रिमिनल एक्टिविटीज। तो वही चीज हो जाती है, अगर
इतना सब कुछ होगा तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन आएगी कंट्री में, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स सब ऑपरेट होंगे, जो ड्रेनेज है ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ईयर फ्रॉम द नॉर्मल इकोनॉमी पोज द रियल डेंजर फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अवर कंट्री। और जो ये इतने बड़े बड़े जो ये ह्यूज अमाउंट्स मनी के जो ड्रेन हो जाएंगे ये फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ से, जो तो ये एक्चुअल में एक डेंजर बन जाएगा हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कंट्री के, जिसके कि ऑफ कोर्स एडवर्स इफेक्ट्स होंगे हमारी ग्लोबल मार्केट पे। In view of an urgent need for the enactment of a comprehensive legislation for preventing money laundering and connecting activities, confiscation of proceeds of crime, setting up of the agencies and the mechanisms for coordinating measures for combating money laundering, etc. The Prevention of Money Laundering Bill 1998 was introduced in the Parliament on the 4th August 1998. हाँ, तो इसमें ये क्या कह रहे हैं, अब जब इनको गवर्नमेंट को लगा कि अभी नीड है, इन व्यू ऑफ एन अर्जेंट नीड फॉर द इनेक्टमेंट ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड कनेक्टिंग एक्टिविटीज, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग से जो एक्टिविटीज कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, उनको कन्फिस्केशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब है जैसे कि आपने मतलब कुछ कांड किया, कुछ आपने गलत काम किया, उससे जो आपको पैसा आया उसको आपने कहीं पर लगा दिया, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की कन्फिस्केशन, जो आपने उसको सीज करना, कन्फिस्केशन मीन सीज कर लेना, और फिर सेटिंग अप ऑफ द एजेंसीज, कुछ ऐसी सेटिंग करने एजेंसीज की या मैकेनिज्म्स की जो कोऑर्डिनेट कर सके मेजर्स को फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा, जो कि कॉम्बैट कर सके, कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो प्रिवेंशन इसलिए जो रिड्यूस कर सके, मींस कॉम्बैटिंग मींस टू रिड्यूस कर सके, प्रिवेंट कर सके हम मनी लॉन्ड्रिंग को, जो इसीलिए जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल था 1998 में इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में ऑन 4 अगस्त 1998। द बिल रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें क्या है कि जो बिल रिसीव्ड हुआ था द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अब अप्रूवल, एसेंट होता है एक अप्रूवल, एक एग्रीमेंट जो था प्रेसिडेंट का था, उसमें रिसीव्ड की उसने अप्रूवल प्रेसिडेंट की, और बिकम बन गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। पहले था वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल, फिर जो बिल रिसीव जब अप्रूवल हुई प्रेसिडेंट की बन गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ऑन 17 जनवरी 2003। और जो एक्ट है ये लागू हो गया 1 जुलाई 2005 से, और ये अमेंडेड हुआ फिर 2005, फिर 9 और फिर 2012 में। ऑब्जेक्टिव वही है, एक प्रिवेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग, सीज कर लेना जो कोई प्रॉपर्टी उसमें से ड्राइव हुई है, जो इन्वॉल्व है जो मनी लॉन्ड्रिंग में, जो कि मैटर्स कनेक्टेड है। अंडरस्टैंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग, लेट अस अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग विद द एग्जांपल ऑफ द हवाला। हवाला, हाउ हवाला वर्क्स? Hawala system works with a network of the operators called the हवालादार और the हवाला agents। अब पता क्या है, अब ये हवाला सिस्टम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। जो हवाला सिस्टम है इसमें जो काम होता है वो एक नेटवर्क होता है ऑपरेटर्स का, ठीक है। और इसमें जो है जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं हवालादार या हवाला एजेंट्स। और एक ट्रांजैक्शन के लिए जो कस्टमर है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है हवाला एजेंट को, जैसे जिसको कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, एट द सोर्स लोकेशन। और वो जब उसको कांटेक्ट करेगा तो हवाला एजेंट क्या करता है, वो कलेक्ट कर लेता है मनी फ्रॉम द पर्सन जिसको कि ट्रांसफर करनी है, एंड जो एजेंट है देन पुट्स अप हिज काउंटर पार्ट इन द कंट्री, और ट्रांसफर्स हो जाती हैं ऐसे। और जो काउंटर पार्ट है
देन हैंड्स ओवर टू द कैश टू द रिसिप्टेंट आफ्टर डिडक्टिंग अ कमीशन। एक कमीशन वो अपना ज़रूर ले लेते हैं, और बाकी जो मतलब कैश जो उनका आपस में ट्रांजैक्शन का हुआ होता है कि इतना कैश देंगे वो दे देते हैं। और जो सोर्स एजेंट प्रोमिसेस टू सेटल द डेट टू द डेस्टिनेशन एजेंट थ्रू द इनफॉर्मल सेटलमेंट। और जो सोर्स एजेंट होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो सेटल कर देंगे डेस्टिनेशन पे जो एजेंट है उनके थ्रू थ्रू एन इनफॉर्मल सेटलमेंट। अब इन्होंने एग्जांपल भी दे रखी है इसमें। सपोज एक पर्सन है जो कि कंट्री ए में है, उसको ट्रांसफर करनी है सम मनी किसी को जो भी कंट्री बी में बैठा है। तो वो क्या करेंगे, एक ट्रांजेक्शन करते हैं हवाला ब्रोकर के साथ। तो वो मनी दे देंगे हवाला ब्रोकर को कंट्री ए में, ठीक है। उन जो एजेंट होता है वो ले लेता है, और वो क्या करेगा, अपने कलीग को कॉल अप करता है कंट्री बी में, और उसका जो कलीग है वो क्या करेगा, जो मनी कंट्री बी में मनी जिस पर्सन को चाहिए होगी, जिसको ट्रांसफर करनी होगी, उसको कर देगा। इसके लिए वो एक आइडेंटिफिकेशन कोड की रिक्वेस्ट करते हैं जो कि अथेंटिसिटी को इंश्योर करता है। उसके बाद जो हवाला ट्रांसफर है, जो मनी एंटर हो जाती है हवाला सिस्टम में लोकल करेंसी में, और फिर वो लीव्स एज फॉरेन करेंसी। तो बिकॉज कंट्री दूसरी ये चेंज हो रही है यहाँ पर, तो आपने तो लोकल करेंसी में दे दिए है ना, और उस बंदे ने क्या किया, जिस कंट्री में आपको पैसे दिलाने थे वहां पर दिला दिया एज फॉरेन करेंसी। तो जो करेंसी एक्सचेंज हैपन्स हुआ है उस रेट पर वो एजेंट सेट करते हैं, वो ऑफिशियल रेट्स नहीं हो सकते। आप खुद सोचो, जब आप किसी को ऐसे काम दे रहे हो कि ऐसे करके मेरा कंट्री, आप इस कंट्री में मेरे इस ऐसे करके पैसे पहुंचा दो, तो ऑफ कोर्स जो रेट सेट होगा वो एजेंट्स का होगा, ठीक है। वो ऑफिशियल रेट्स तो हो ही नहीं सकते। दिस वे दे मेक एन एडिशनल प्रॉफिट देन द कमीशन। इसलिए वो कैसे करते हैं, कैसे कर लेते हैं, वो कमीशन तो अपना ले ही लेते हैं, बिकॉज कि मैं ये आपका काम कर रहा हूँ, मेरा इतना कमीशन है। इसके साथ साथ वो एक एडिशनल प्रॉफिट भी कमा लेते हैं, बिकॉज जो उनका रेट होता है वो उनका खुद का होता है, और वो रेट कहीं ना कहीं मार्केट रेट से ज्यादा ही होता है, तो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे बना सके। Then if anybody does the act which is in contravention of above or in contravention to the provisions of the act will be liable to punishment under section 4 ऑफ द एक्ट। इसलिए अगर कोई बॉडी कोई भी बंदा एनीबॉडी ऐसा ये काम करता है जो कि कॉन्ट्रावेंशन है इस वर्ब के पूरे या प्रोविजंस के, तो ऑफ कोर्स उसको पनिशमेंट होती है अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। तो हम अगली वीडियो में ये डेफिनेशंस करेंगे इसके। थैंक यू सो मच for watching this video. Bye bye. If you really like the video, please subscribe the channel. Bye.